हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानवी स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस आपके स्वयं प्रभा टॉपिक से। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा मैं आज कवर कर रही हूँ, कल हम स्वयं टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो आई होप मेरी वॉइस आपको आ रही होगी क्लियर। ओके, ये जो टॉपिक है आपका स्वयं और स्वयं प्रभा, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल मैंने इसको डिटेल में कवर किया है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम सिर्फ जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें हम कवर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। Okay. So the first question is what is tagline of स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा का टैगलाइन क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शंस जो है वो है शिक्षित भारत, उन्नत भारत। फिर ऑप्शन बी है आपका फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। ऑप्शन सी है उन्नत भारत एंड शिक्षित भारत। एंड ऑप्शन डी है फ्री डीटीएच लिंक्ड चैनल फॉर एजुकेशन। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। ये आपका स्वयं प्रभा का टैगलाइन है। स्वयं का टैगलाइन आपका शिक्षित भारत उन्नत भारत है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैनल स्वयं प्रभा हैज? स्वयं प्रभा के कितने चैनल्स हैं? ओके, तो ऑप्शंस हैं आपके 32, 34, 36 एंड 37। एंड राइट आंसर इज ए, दैट इज 32। देयर आर 32 चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा। Okay, let's move forward. Okay, so next question is which satellite स्वयं प्रभा uses? कौन सी सैटेलाइट स्वयं प्रभा यूज करता है, ये आपको बताना है। Okay, so right answer is okay. So right answer is A, that is GSAT 15. GSAT 15 is the right answer. Let's move forward. तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में एक बार आ भी चुका है GSAT 15 के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। Let's move forward. Next question is how many minimum hour of fresh content has been published every day? So right answer is D, that is 4. 4 आवर का मिनिमम फ्रेश कंटेंट स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना होता है, ये एक कंपल्शन है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 4 आवर्स राइट आंसर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वयं प्रभा चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम वेयर? कौन इसका मतलब कहाँ से ये अपलिंक है, क्या इसका सर्वर है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है आपका बाइजैक। ओके, बाइजैक गुजरात जो है ये आपका राइट आंसर हो गया सी, दैट इज बाइजैक गुजरात गांधीनगर। गांधीनगर में इस आपका सर्वर है जहाँ से स्वयं प्रभा लिंक्ड है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बाइजैक? बाइजैक का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। तो ये इसका राइट आंसर है भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। थोड़ी ही डेफिनेशंस जो आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उसमें थोड़ा ही डिफरेंसेस दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको रिप्लाई करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड स्वयं प्रभा एंड ऑन विच डेट? कौन से डेट पे स्वयं प्रभा को लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज श्री प्रणब मुखर्जी ऑन जुलाई 9, 2017। तो ये लॉन्च किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा और डेट थी आपकी जुलाई 9, 2017। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 243 व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द वेब पोर्टल? वेब पोर्टल को कौन मैनेज करता है, क्या नाम है उस पर्टिकुलर सेंटर का, ये आपको बताना है। Okay, so right answer is
राइट आंसर इज डी, दैट इज इनफ्लिप नेट। इनफ्लिप नेट आपका वो पोर्टल है, वेब पोर्टल है जो कि स्वयं को मैनेज करता है, मतलब ये वो सेंटर है। ओके, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेट जो इसका फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनफ्लिप नेट? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो राइट आंसर होगा आपका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, दैट इज द ऑप्शन 1। तो ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनफ्लिप नेट के आपका फुल फॉर्म पूछा जाए एग्जाम में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन 245। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गगन? गगन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी शायद आपका क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि क्या है गगन का फुल फॉर्म। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये आपका गगन का फुल फॉर्म है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं स्वयं प्रभा से रिलेटेड। ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स आपको पता होना चाहिए। ओके ओके, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बाद में वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जो भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू सो मच। कीप हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़, और ये आपकी क्लास 62 है। तो बेसिकली अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और आपकी ये जो यूनिट है ये इस वीक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। तो इस सीरीज़ में हम बेसिकली जो नए क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Okay, so first question is which testing method offers greater flexibility? Okay, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको ऑफकोर्स नहीं पता होगा कि ये टॉपिक कहाँ से आया हुआ है, तो आप हमेशा जब ऑप्शंस देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शंस में आपके ए पेपर बेस्ड टेस्टिंग एंड बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, उसके बाद आपका सी है दैट इज़ बोथ, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारा जो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, वो एक बेटर एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी वाला मेथड होता है। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका बी, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन जिसमें कोई भी डाउट है और ऐसा आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ई असेसमेंट डज नॉट इंक्लूड। ओके, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। मैंने जब आपको ये वीडियो कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि ई असेसमेंट हो, चाहे कंप्यूटर असेसमेंट हो, चाहे ऑनलाइन असेसमेंट हो, सबका मतलब सेम ही है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है बेसिक वीडियो, वो एक बार बेसिक वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ओके, सो राइट आंसर शुड बी ए, दैट इज पेन पेपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस। ठीक है, यहाँ पर पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ई असेसमेंट नहीं है। तो आपको पता है कि पेन और पेपर बेस्ड जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस के एग्जाम हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऐसे टाइप हो, कोई भी ऐसे एग्जाम जो कि आपके पेन एंड पेपर बेस्ड होंगे, वो आपके ई असेसमेंट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CBT। इनमें से कौन सा CBT का एडवांटेज नहीं है? तो ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। ओके, तो इस वीक जब आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम यूनिट 10th करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका हायर एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आए थे जून के एग्जाम में तो वो हायर एजुकेशन से आए थे, तो उसके बाद हम हायर एजुकेशन करेंगे। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज स्लो स्कोरिंग। स्लो स्कोरिंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CBT। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि कहाँ पर नेगेटिव बात की जा रही है। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, अगेन पॉजिटिव टर्म। ईयर राउंड टेस्टिंग, पॉजिटिव। इंडिविजुअल टेस्टिंग एनवायरमेंट, पॉजिटिव। स्लो स्कोरिंग, there is something negative in it।
कि ये स्लो स्कोर करने की बात करें तो ये आपका एडवांटेज नहीं होगा सीबीटी का। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ सीबीटी। इनमें से कौन सा सीबीटी का डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपको बताना है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी। कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चीज़ की बात करेंगे और ऑफ कोर्स वो एक डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है। हमें पता है सीबीटी में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती है और सिक्योरिटी जो होती है बहुत ही सिक्योर एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो आपका जो डेटा होता है वो सेफ होता है, सिक्योर होता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ को इंश्योर किया जाता है वहाँ पर, तो इसलिए ये आपका डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बहुत सारे जो न्यू मेथड्स हैं इवैल्यूएशन के वो करवाए हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एग्जाम्पल है आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का एग्जाम्पल है। जब भी आप अपने स्टूडेंट से डायरेक्टली उनसे पूछते हैं कि उनको कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या उनको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या नहीं है, इस तरीके की इवैल्यूएशन सिस्टम को हम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, दैट इज एट द एंड ऑफ द क्लास इंस्ट्रक्टर्स कैन आस्क स्टूडेंट टू राइट फॉर अ मिनट और 2 ऑन सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जल्दी बताइए ये कौन सा मेथड है जहाँ पर क्लास जब ख़त्म होती है उस टाइम पे इंस्ट्रक्टर क्या करता है, स्टूडेंट्स को बोलता है कि आपको 1 मिनट में या 1 या 2 मिनट में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर देने हैं या लिखने हैं। फॉर्मेटिव भी हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी कंफ्यूज मत हुआ कीजिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ये पता होना चाहिए, और जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल हम देखते हैं। ठीक है, समेटिव, इवैल्यूएटिव कुछ भी हो सकता है, प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ पर नेचर क्या आपसे टाइप पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेगा आपको हमेशा वही आंसर करना होता है। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ। ठीक है, इसको हम मिनट्स पेपर भी बोलते हैं और जस्ट इन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम जस्ट टाइम या फिर जस्ट इन टाइम या फिर मिनट्स पेपर भी बोलते हैं, दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ी हैं। ठीक है, आप सबको पता है, हो सकता है आप उस चीज़ को रिकॉल ना कर पा रहे हो, और एग्जाम में यही होता है कि हमें पता सब कुछ होता है बट हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आस्किंग अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स टू वर्क थ्रू आउट द टर्म ऑफ कंटिन्यूअस कोर्स इवैल्यूएशन, ये क्या है? मिनट पेपर का मतलब क्या होता है, लोकेश पूछ रहे हैं। देखिए मिनट पेपर का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का सम 2-3 मिनट में लिखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्लास ली, अब आप चाहते हैं कि उसका फीडबैक क्या है या स्टूडेंट्स को समझ में आया है या नहीं आया है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप 2 मिनट में उनको बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप 2 मिनट में मुझे वो सारी चीज़ें लिख कर बताइए जो आपने सीखी, या मुझे वो सारी चीज़ें लिख के बताइए जो आपको क्लास में पसंद आई या नहीं पसंद आई। जब आप उनको एक टाइम देते हैं, टाइम फ्रेम देते हैं, वो टाइम फ्रेम जो होता है वो 1 या 2 मिनट्स का होता है, उसको हम मिनट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर है आपका सी, दैट इज स्टूडेंट कोर्स नोट्स।
ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम सी नहीं होगा आपका, स्टूडेंट टीम्स होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, स्टूडेंट टीम्स इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एक टीम बनाते हैं स्टूडेंट्स की, और उनको मतलब वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस हमारी हेल्प करते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस में, अपनी मतलब उनका खुद का ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है। ये स्टूडेंट टीम्स होती हैं जो कि डेडिकेटेड टीम्स होती हैं, जो कि इवैल्यूएशन करती हैं और उस इवैल्यूएशन में हमें हेल्प मिलती है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि जब हम पहले बात तो ये आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम इनोवेशन की बात करें, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन की बात करें। पहले हम क्या करते थे, जब हम बहुत ज़्यादा टीचर सेंटर्ड मेथड की बात करते थे तो वहाँ पे जो टीचर होता था वही सिर्फ इवैल्यूएट करता था, बट अभी जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कई हद तक स्टूडेंट सेंट्रिक होता जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इनोवेटिव तरीके से इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं। उसका पर्पज़ क्या होता है, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और उनका मतलब एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, और इवैल्यूएशन उनको कोई एक बहुत ज़्यादा मतलब हैरेस करने वाली सिचुएशन ना लगे, जब बल्कि उनको फन लगे, ठीक है। ये हमारा पर्पस होता है इनोवेशन इन इवैल्यूएशन का। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये आपकी स्टूडेंट टीम्स होती हैं, ये आपस में एक दूसरे का इवैल्यूएशन करती हैं, तो इससे उनका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है और वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं अपनी इवैल्यूएशन में, ठीक है। ये इसका आप कह सकते हैं कि एडवांटेज है। तो आपको समझ में आया है नहीं, जल्दी से बताइए मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा, 7th का राइट आंसर है आपका बी, दैट इज स्टूडेंट टीम्स। जहाँ पर टीम की बात की गई है कि हम एक स्टूडेंट का टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और वो कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन करेंगे, तो उसको हम स्टूडेंट टीम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद स्टूडेंट्स परमिशन। अच्छा, किसी को अवलोकन लग रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। एक बार और क्लियर कर देती हूँ, ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं होगा। देखिए, ऑब्जर्वेशन दोनों तरीके से हो सकता है। टीचर भी अगर इवैल्यूएशन करेगा तो वहाँ पर भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट अगर ऑब्जर्वेशन करेगा तो वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी आपके क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन की बात नहीं की गई है, ठीक है। आपको बस इतना बताया गया है कि यहाँ पर एक कोर्स इवैल्यूएशन हो रहा है, ना कि ये बोला जा रहा है कि कोर्स इवैल्यूएशन थ्रू ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अगर यहीं पर कहीं क्वेश्चन में दिया होता है कि कोर्स इवैल्यूएशन थ्रू ऑब्जर्वेशन बाय द स्टूडेंट्स, बाय द टीम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन ग्रुप हो जाता, बट अगेन ऑब्जर्वेशन ग्रुप किस चीज़ के, टीचर्स के ऑब्जर्वेशन ग्रुप हैं, स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन ग्रुप हैं, या किसी बाहरी एग्जामिनर्स के ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, ये यहाँ पर कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है। और आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा हुआ है कि स्टूडेंट की टीम की बात की गई है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो आपका स्टूडेंट टीम्स ही होगा। ओके, समझ में आया या नहीं समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, जिन लोगों को बहुत कुछ लग रहा है, जिनको ये लग रहा है वो लग रहा है, देखिए लगने को तो सब कुछ लग सकता है। हो सकता है ये भी लगे आपको कि चारों ऑप्शन सही हैं, बट चारों ऑप्शंस कभी सही नहीं होते हैं। तो ये देखिए कि क्या राइट आंसर है, क्या सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ आप जितनी ज़्यादा चाहें उतनी गलतियाँ कर सकते हैं, बट ये गलतियाँ आपको एग्जाम में नहीं दोहरानी है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद स्टूडेंट्स परमिशन इंस्ट्रक्टर्स कैन आस्क टू बोरो अ सेट ऑफ नोट्स। दिस टेक्निक इज नोन एज। नीलोफर शेख, देखिए आपको पता होगा कि नेट का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, तो आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर्स के। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, ये वो 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर न्यू सिलेबस पे आएंगे, ठीक है। तो आपका न्यू सिलेबस काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओल्ड सिलेबस हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो वो आपका ऑलरेडी तैयार हो और ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। ओके, चलिए ये देख लेते हैं। राइट आंसर है इसका सी, दैट इज स्टूडेंट कोर्स नोट्स। इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है या जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स से उनका कोर्स जो नोट होता है उनको मांगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप अपने नोट्स मुझे दिखाइए, तो ऐसे में क्या है, मुझे ये पता चल पाएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको एग्जैक्टली वो चीज़ वैसे ही समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। तो उनके नोट्स को हम इवैल्यूएट करते हैं, उनके नोट्स को देखते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि उनका लर्निंग लेवल क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। It may be possible to pass around a piece of paper midway through a session and ask a student to jot down the main point of what is being discussed at that moment.
दिस टेक्निक इज जल्दी से आंसर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है शायद आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में पिछली बार, और ये आगे भी आएंगे, मतलब ये सेम क्वेश्चन आपका आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज चेन नोट। इसको हम चेन नोट्स बोलते हैं। चेन नोट में होता क्या है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो क्लास में, तो आपको एक पीस ऑफ पेपर में लिखना होता है, और उसके बाद मतलब एक पीस ऑफ पेपर को पास ऑन करना होता है स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद उनको बोलना होता है कि आपको इसमें से मेन पॉइंट जो है वो बताना है कि क्या मेन पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है इस समय पे, ठीक है। इस तरीके की प्रैक्टिस को, इस तरीके की टेक्निक को हम चेन नोट्स कहते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा इनोवेटिव एंड न्यू टेक्निक है ये, और इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पहले जो क्लास चल रही है उस पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चंस मत पूछिए, पहले अभी क्लास पे फोकस कर लीजिए। क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप आराम से अपनी क्वेरी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट कैन बी एनकरेज टू फॉर्म स्मॉल स्टडी ग्रुप्स एंड टू सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिस्कस एनी डिफिकल्टीज और क्वेश्चन विद द इंस्ट्रक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम? अब देखिए दोनों अलग अलग हैं। जो स्टूडेंट टीम्स थी वो कम्प्लीटली अलग थी, और ये जो है वो भी एकदम अलग है। इसमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राइट आंसर है आपका डी, दैट इज स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स। इसमें क्या होता है स्टडी ग्रुप में कि हम पूरे क्लास को एक स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने 5-5 में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, हर एक ग्रुप का, जो कि इंस्ट्रक्टर के पास जाता है, जो कि टीचर के पास जाता है, और अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, या अपनी जो भी उसने पढ़ा हुआ है, जो उसके ग्रुप ने पढ़ा हुआ है, उसको बताता है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को हम बोलते हैं स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स, ठीक है। स्टूडेंट टीम में हम क्या कर रहे थे, हम उसमें टीम बना रहे थे जो कि अपना खुद का आपस में एक दूसरे का इवैल्यूएशन कर रहे थे। यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक ग्रुप का, और वो टीचर के पास आता है, और टीचर उसको उसके साथ डिस्कस करते हैं और समझ जाते हैं कि कितना इनके ग्रुप को पता है, या कितना इनके साथ वाले जितने भी इनका ग्रुप है, जितने भी बच्चे हैं, उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, या कितना उनको समझ में आया है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, स्टूडेंट टीम में एंड स्टूडेंट स्टडी ग्रुप में। ओके, आई होप समझ में आ गया है। कंप्यूटर साइंस की क्लासेस नहीं आएंगी निशा राना। कंप्यूटर साइंस के आप पेपर 2 की बात कर रही हैं या पेपर 1 की? अगर पेपर 1 की बात कर रही हैं कंप्यूटर पोर्शन की, तो उसकी ऑलरेडी क्लासेस हैं अवेलेबल। पेपर 2 की हम लोग हायरिंग ओपन किए हुए हैं। कोई अगर आपको इंस्ट्रक्टर मिल गया तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, शहाना, देखिए ऑलरेडी आपको पता है आप जून से पढ़ रही हैं। ऑलरेडी जून में भी हमने सारी यूनिट्स कवर की थी। अगेन फिर से दिसंबर के एग्ज़ाम में भी आपकी सारी यूनिट्स कवर की जाएंगी, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के सबके स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, 9, 10, 8, 8, 9, दैट्स वेरी गुड। अगेन अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन रखिए, और ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, अगेन अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो बेसिक वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको जो बेसिक टर्म्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्लास रूटीन सेम है। तजमत खान, देखिए यही क्लास है, 5:30 पे होती है आपकी क्लास डेली। ओके, कल का टॉपिक क्या होगा आपका? देखिए कल आपका एक, आई थिंक कल एंड परसों आपकी एक क्लास और होगी, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम हायर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड सीरीज़ के। और इसके अलावा आई थिंक अब आपका, अगर आपने इतना पढ़ लिया है, इतना ऑलरेडी आपने क्वेश्चंस देख लिया है, तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा ही अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। ओके, कल सेम टाइम 5:30। हाँ, हार्ड लगने का रीज़न ये है क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत दिन बाद पढ़ा है।
ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आप लोग तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं अगर 1-2 मिनट भी लेट हो जाए तो। ओके, तो 5:30 हो गई है और हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो पहले आज एक क्वेरी ले लेते हैं। अंकुर की एक क्वेरी है, अंकुर अग्रवाल की। मैम, आई हैव अ क्वेरी दैट अ पर्सन मास्टर्स फ्रॉम एमकॉम विल हिज नेट जेआरएफ डिग्री फ्रॉम मैनेजमेंट विल बी वैलिड और नॉट। तो देखिए अंकुर, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस चीज़ पे कि अगर मान लीजिए कि आप किसी और सब्जेक्ट के हैं और आपने किसी और सब्जेक्ट में नेट दे दिया है तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो इस पे 2 कंडीशन है। पहला तो ये है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किस केस में ये वैलिड होगा और किस केस में ये वैलिड नहीं होगा। तो किस केस में वैलिड नहीं होगा हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आपका कोई सब्जेक्ट है और आपने किसी और सब्जेक्ट में जेआरएफ दे दिया। हो सकता है वो दूसरा सब्जेक्ट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का रहा हो या फिर इजी सब्जेक्ट रहा हो। ऐसे केस में आपको जेआरएफ मिल तो जाता है, बट उसके बाद होता क्या है कि आपको जब आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन आपको पीएचडी में नहीं मिलता है क्योंकि जेआरएफ आपको तभी मिलेगा जब आप पीएचडी कर रहे होगे। मान लीजिए आपको जेआरएफ मतलब पीएचडी भी मिल जाती है, किसी तरीके से आपने पीएचडी में एडमिशन भी ले लिया। उसके बाद क्या होगा कि यूजीसी के तरफ से आपको एक नोटिस आएगी और उसके बाद आपका जो जेआरएफ होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा अब हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे फील्ड में जेआरएफ कर लिया था और लेटर ऑन उनको जेआरएफ मिल भी गया था, ठीक है। बट अब ऐसा हो रहा है कि जो ये भी जितने भी रूल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही है कि आप अगर किसी और फील्ड के हैं, किसी और सब्जेक्ट के हैं, तो आप अपना मास्टर्स छोड़कर किसी और सब्जेक्ट में जेआरएफ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और बात है कि अगर आप किसी और सब्जेक्ट में जेआरएफ कर भी लेते हैं, आप पीएचडी कर भी लेते हैं, बट जब आप आगे चल के अप्लाई करेंगे, एंड में आप क्यों पीएचडी कर रहे हैं? आप इसलिए पीएचडी करें ताकि आपको टीचिंग जॉब मिल पाए। तो जब आप टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो मान लीजिए आपके पास मैनेजमेंट का जेआरएफ है और आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बट आपने जो अप्लाई किया, आपने एमकॉम के टीचर के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पे आपका जेआरएफ या आपकी पीएचडी वैलिड नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपकी जो पीएचडी है वो मैनेजमेंट में है। अदरवाइज वो मैनेजमेंट में आपको क्यों नहीं हायर करेंगे? क्योंकि आपके पास मास्टर्स नहीं है मैनेजमेंट का। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये होता है, ठीक है, ये इशू होता है। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बता दीजिए। ओके, तो ये इशू होता है। इसलिए हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि जब भी पीएचडी करिए तो अपने सब्जेक्ट में करिए जिसमें आपने मास्टर्स किया है, उसी सब्जेक्ट में कीजिए। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि उनका अचानक से जेआरएफ करते करते, फर्स्ट ईयर में है, उनका जेआरएफ करते करते जेआरएफ कैंसिल हो गया और उनके पास नोटिस आ गई कि आपने जो फील्ड में आप कर रहे हो, आपने जिस फील्ड में जेआरएफ लिया है वो आपके मास्टर्स से रिलेटेड नहीं है। और ऐसी कंडीशन में अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, ठीक है। तो इसलिए ये सब आप मतलब कोशिश कीजिएगा कि ये आप रिस्क लेकर मत चलें, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि किस केस में आपका वैलिड हो सकता है। तो उसमें ये केस भी हो सकता है कि आपका अगर मान लीजिए आपने किसी और सब्जेक्ट में जेआरएफ निकाला है, आपका मास्टर्स कोई और है, आपका पीएचडी का सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जो कि ट्रांसडिसिप्लिनरी है, मतलब कि जहाँ पर आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट है वो भी आता है और जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं वो भी आता है, वहाँ पर इसको कंसीडर किया जा सकता है। बट अभी भी गवर्नमेंट ने सिर्फ बात करी है कि हम एक ऐसी रिसर्च निकालेंगे, एक ऐसा फील्ड निकालेंगे जहाँ पे ट्रांसडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को हम फोकस करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हो सकता है आपका जहाँ पर आप पीएचडी करने जाएं, जहाँ पर आप अप्लाई करें, हो सकता है वो एक बार आपके जेआरएफ को कंसीडर कर लें, क्योंकि आपने 2 डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट्स को मर्ज करके आप एक ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च करने वाले हों। बट ये अगेन एक फिक्टिशियस सिचुएशन है, ये रियल चीज़ नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में और रिसर्च कर लीजिए। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऐसा कोई नया कोर्स निकाली है पीएचडी में जहाँ पर वो ट्रांसडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पे लोगों को हायर कर रही हैं या ले रही हैं, एनरोल कर रही हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि ऑन अ सेफ हैंड साइड और ऑन अ सेफ साइड बेटर ये है कि आप अपने ही मास्टर सब्जेक्ट में पीएचडी या जेआरएफ की ट्राई करें और उसी में आप आगे एक्सेल करें, ओके। तो ये हो गई एक छोटा सा शॉर्ट सा जो भी आपकी काउंसलिंग थी। अब चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से एमसीक्यूज क्लियर कर लेते हैं।
ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्ट्रक्टर्स कैन सीक फीडबैक थ्रू डैश विद स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स बिफोर और आफ्टर क्लास और थ्रू ईमेल। तो यहाँ मैं आज हिंदी में नहीं ले आ पाई हूँ क्वेश्चंस, तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। ओके तो आप इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडेक्स कार्ड, ऑप्शन बी है आपका इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ऑप्शन सी है आउटसाइड इवैल्यूएटर्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं, हम इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ओके एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है और आप किसी और सब्जेक्ट में हैं, तो आप जल्दी से अपना जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जेआरएफ निकाल लीजिए, उससे आपका जो पीएचडी है वो बच सकती है। ठीक है, ये एक है ऑप्शन। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। ओके राइट आंसर इज बी, दैट इज इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस। इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस वो होती हैं जो कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर्मल सेटिंग नहीं होती है। फॉर्मल सेटिंग का मतलब ये हुआ, या फॉर्मल कन्वर्सेशन वो कन्वर्सेशन होंगे जो कि आपकी क्लासरूम सेटिंग के अंदर हो। वो सारे कन्वर्सेशन जो कि आपके क्लासरूम सेटिंग के बाहर हो रहे हैं उनको हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो क्लासरूम में परफॉर्म कर रहा हो और बाकी बच्चों के सामने वो परफॉर्म कर रहा हो, तो यहाँ पर उसकी हेजिटेशन रिड्यूस होती है। इस वजह से हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन को इनोवेटिव अप्रोच मानते हैं इवैल्यूएशन की। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिडवे थ्रू द टर्म एन इंस्ट्रक्टर कैन इनवाइट एन इंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट स्पेशलिस्ट। ये क्या है, आपको ये बताना है। यस ज्योति प्लीज़, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें बोल रहा है कि ओके पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आंसर कर दें। यस आज मुझसे मिस हो गया था, पता नहीं कैसे हिंदी को कन्वर्ट करना, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके तो आई होप इंग्लिश वालों ने आंसर कर दिया होगा और क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मैं हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर बोला हुआ है कि मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शनल मतलब एक प्रोसेस चल रही है, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बीच में आप मतलब पढ़ाते हुए, जैसे मान लीजिए कि मिड टर्म्स हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपने किसी बाहर से किसी स्पेशलिस्ट को बुला लिया जिसको हम इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट स्पेशलिस्ट बोलते हैं या एक्सपर्ट बोल सकते हैं। उनको आपने बुला लिया और उनसे बोला कि आप इवैल्यूएट कीजिए। ऐसे लोगों को या ऐसी टेक्निक को हम क्या कहेंगे? ओके सो राइट आंसर इज सी, दैट इज आउटसाइड इवैल्यूएटर्स। इसमें क्या होता है, अगेन इसको हम क्यों करते हैं अडॉप्ट, इनोवेशन क्यों बोलते हैं, इनोवेटिव क्यों टेक्निक है ये, उसका रीज़न ये है कि जब स्टूडेंट को कोई उनका खुद का टीचर मतलब उनको इवैल्यूएट करता है तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बाहर जो बाहरी आउटसाइडर्स होते हैं, इवैल्यूएटर्स होते हैं, उनको बुलाते हैं। जैसे पहले हम एग्जामिनर्स को बुलाते थे और यहाँ पर जो इवैल्यूएटर होता है वो स्टूडेंट को तो इवैल्यूएट करता है बट वो सिर्फ ये देखता है कि कितनी लर्निंग आ रही है। ज़्यादातर उसका कंसंट्रेशन होता है टीचर के ऊपर कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है या कहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए हम आउटसाइड इवैल्यूएटर्स को बुलाते हैं। यहाँ पर बायसनेस नहीं होती है क्योंकि वो पर्सन ना तो टीचर को जानता है ना तो स्टूडेंट्स को जानता है। यहाँ पर पार्शियलिटी एंड बायसनेस नहीं होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, several times during the term an instructor can pass out dash to students and ask them to respond to two questions, one on the front of the card and other on the back। अब आपको राइट आंसर बताना है। देखिए परेशान मत होइए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करिए आराम से और उसके बाद सारी चीज़ें जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको कराऊंगी।
ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड क्या होते हैं, रेणुका ने भी अभी पूछा ये आंसर कराने से पहले। तो देखिए, इंडेक्स कार्ड वो कार्ड होते हैं जिनके दोनों साइड पे, मतलब फ्रंट साइड पे एंड बैक साइड पे दो क्वेश्चन लिखे रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आगे की तरफ लिखा रहता है, एक क्वेश्चन उस कार्ड के पीछे की तरफ लिखा रहता है, और उस कार्ड को जो इंस्ट्रक्टर होता है या जो टीचर होता है वो क्लास में पास ऑन करता है, ठीक है। और उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है इन दोनों क्वेश्चन का। क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं उसमें, उस पर क्वेश्चंस होते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, और पीछे के साइड उस पर क्वेश्चन होगा कि समझ में आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है। इस तरीके के दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस तरीके के कार्ड्स को हम इंडेक्स कार्ड कहते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक हिंदी वालों को भी क्लियर हो गया होगा। Next question is, teaching assistants are encouraged to attend class session regularly and to meet with the faculty members in charge of the course and with each other. This technique is known as. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, आपको पता है टीए होते हैं हर कॉलेजेस में, उनको बोला जाता है कि आप जो क्लासेस सेशन हो रहे हैं उनको रेगुलरली अटेंड कीजिए और वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो उस क्लास को कंडक्ट कराते हैं उनसे बात करिए, ठीक है। इससे ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है इसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है आपका, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट्स की बात हो रही है। हमें पता है इंडेक्स कार्ड में क्या होता है, हमें पता है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में क्या होता है एंड आउटसाइड इवैल्यूएटर्स में क्या होता है। टीचिंग असिस्टेंट्स, ये जो आपकी पर्टिकुलर टेक्निक है इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन बाय टीचिंग असिस्टेंट्स, ठीक है। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होगा, मैंने अभी अभी बताया सारिका। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में हम क्या करते हैं, हम क्लास के बाहर अपने स्टूडेंट्स से बात करते हैं और उनको इवैल्यूएट करते हैं, चाहे हम उनको ईमेल के थ्रू इवैल्यूएट करें, चाहे हम उनको क्लास के बाहर इवैल्यूएट करें, चाहे हम ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम और शॉर्ट ब्रेक्स हम उनको इवैल्यूएट करें। इस तरीके के कन्वर्सेशन जो कि आपके एक टीचर एंड स्टूडेंट में होते हैं उनको हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बोलते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, self-reports and self-reflection on an instructor's teaching and promotion of student learning can be important source of information for evaluating a teacher's effectiveness. This technique is. इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था, क्योंकि नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन होता है वो कभी भी आंसर में होता नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नन ऑफ दीज भी आपका आंसर हो सकता है। टीचिंग असिस्टेंट बेसिकली आप मान लीजिए जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं कहीं से, ठीक है, या आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो वहाँ पर आपको टीचिंग असिस्टेंट की तरह मतलब आपको एक पोजीशन दे दी जाती है और वहाँ पे आप टीचर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। आप उनको डायरेक्टली, स्टूडेंट्स को आप डायरेक्टली टीच नहीं करते हैं, बट आप ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरीके से टीचर्स या फैकल्टीज पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, राइट आंसर इज सेल्फ इवैल्यूएशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पहले ही लाइन में समझ में आ गया होगा, सेल्फ रिपोर्ट्स एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिपोर्ट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन सिस्टम में, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन में जो टीचर होता है वो अपने आप को खुद इवैल्यूएट करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने आप को खुद इवैल्यूएट करूँ कि मैं आपको कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन हुआ। इस टेक्निक से अगेन टीचर अपने आप को मतलब अच्छे से बेटर तरीके से इवैल्यूएट कर सकता है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इवैल्यूएशन इज डन बाय फैकल्टी कलीग इट इज नोन एज। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना। जो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है वो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी हम इवैल्यूएट करते हैं,
ठीक है। जो अब हम ज़्यादातर तरीके से जो अभी हम बात करते हैं वो हम स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड में हम उतना ज़्यादा इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स का नहीं करते हैं, हम इस चीज़ का इवैल्यूएशन ज़्यादा करते हैं कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो राइट आंसर है इसका डी, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय फैकल्टी कलीग्स। ओके, डी विल बी द राइट आंसर। इसमें क्या है, इसमें बोला हुआ है कि जब कभी भी इवैल्यूएशन कोई फैकल्टी जो फैकल्टी पढ़ा रहा है उसका कोई कलीग करता है, ठीक है, ऐसे में उस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन को हम क्या कहेंगे। ओके, अब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों है, फैकल्टी कलीग कर रहा है तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों है। समेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि एंड में आप किसी और से इवैल्यूएट नहीं करवा सकते क्योंकि उसको नहीं पता है एग्जैक्टली कि आपने कितना और कैसे पढ़ाया है, तो इसलिए ये फॉर्मेटिव टाइप का इवैल्यूएशन होता है और ये किया जाता है फैकल्टी कलीग्स के द्वारा। ठीक है, ओके। मीनाक्षी, आई थिंक मीनाक्षी कह रही थी आई एम न्यू। ओके मीनाक्षी, वेलकम। और जितनी भी वीडियोज़ हैं आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ हैं इस चैनल पे। Okay, let's move forward. Next question is similar to 1-minute paper, but only ask students to describe what they didn't understand and what they think might help. चलिए इसका आंसर दीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज मीडियस्ट पॉइंट। मीडियस्ट पॉइंट क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट को बताया जाता है, बोला जाता है उनसे कि आपको ये बताना है कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, 1 मिनट पेपर में हम क्या पूछते थे, हम ये पूछते थे कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, मीडियस्ट पॉइंट जस्ट अपोजिट टू मिनट पेपर, यहाँ पर हम पूछते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है और आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ हेल्प करेगी, मतलब किस तरीके से हम समझाएं कि आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये आपका मीडियस्ट पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग लास्ट 15 मिनट्स ऑफ क्लास आस्क स्टूडेंट्स टू राइट अ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल अबाउट हाउ अ मेजर पॉइंट्स अप्लाइज टू अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें आपको 15 मिनट देने होते हैं क्लास में एट द एंड ऑफ द क्लास, और आपको अपने स्टूडेंट्स को बोलना होता है कि आप एक शॉर्ट आर्टिकल लिखिए, एक न्यूज़ आर्टिकल टाइप का लिखिए, और जहाँ पर आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं कि आज जो आपने पढ़ा वो आप रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड सिचुएशन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवैल्यूएशन को हम क्या बोलते हैं। Okay, right answer is application articles. Okay, let's move forward. देखिए जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम में मैंने जितने भी टाइप्स करवाए हैं वो सारे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी नेट में कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं और वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी आप बुक लेंगे अगर आपको हो सकता है सारे जितने भी मैंने करवाए हैं वो ना हो कवर, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि जो एडवांस रिसर्च चल रही है उनके भी जो इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन आ रहे हैं उनको भी मैं कवर करूँ। ठीक है, तो आप ये सारे जो वीडियो मैंने प्रोवाइड की थी वो उसमें से आप ये सारा पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड असाइन ईच ग्रुप अ टॉपिक ऑन विच दे आर ईच टू राइट अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं। और देखिए कुछ ऐसे हैं, कुछ तो बहुत कॉमन है जो कि आपको सबको पता होगा, जैसे ओपन बुक सिस्टम, ओपन बुक एग्जाम, और इस तरीके के कुछ 2-4 होते हैं। वो अक्सर हर एक, मतलब आपने देखा होगा हर एक बुक में मेंशन होगा, हर एक क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन हमने नहीं कवर किए, जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। मैं अगर आपके वीडियोस देख लूँ उतना काफ़ी है टीचिंग के लिए, सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, सारे जितने भी यूनिट्स हैं आपके, जितने भी न्यू सिलेबस के टॉपिक हैं वो सारे ही कवर्ड हैं। ठीक है,
3-4 दिन से मैं सुन रही हूँ कि मैम सिर्फ टीचिंग के क्वेश्चन अवेलेबल हैं क्या, ये वो। तो देखिए इस वक्त टीचिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आज कंप्लीट भी हो जाएंगे, कल से हम हायर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। और ऑलरेडी अगर आप नए हैं, अपने चैनल में नहीं देखा है अभी तक जाकर, तो एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पे सारे यूनिट्स आपके अवेलेबल हैं। ओके, सो राइट आंसर इज स्टूडेंट जनरेटेड टेस्ट क्वेश्चंस, दैट इज डी। डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हर एक बच्चे को, ठीक है, हर एक बच्चे को नहीं, हर एक ग्रुप को, या आप ये कह लीजिए हर एक बच्चे को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं और मैंने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया उनको। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उनको एक टॉपिक दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका ग्रुप बनाया और मैंने आपको टॉपिक दे दिया इवैल्यूएशन, और मैंने आपसे बोला कि आपको खुद से क्वेश्चन एंड आंसर बनाना है अपने टेस्ट के लिए, ठीक है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव प्रैक्टिस है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट ही अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, बट किस तरीके से, खुद से क्वेश्चंस बनाकर। ओके, तो ये आपका राइट आंसर होगा डी, दैट इज स्टूडेंट जनरेटेड टेस्ट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द राइट चॉइस फॉर पासिंग अ पेपर इन मिड ऑफ लेक्चर एंड राइटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये क्या है, मैंने कल आपको ये करवाया था, जल्दी बताइए। नीलोफर, ऐसा लग रहा है ये पढ़ा ही नहीं है। हाँ, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन हो रही है कि आपने पढ़ा नहीं है। जून से पहले मैंने ये वीडियो दी थी, आप सबने ये पढ़ा हुआ है, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया है और आई थिंक आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बनाए हुए हैं तो वो भी रिवाइज कर लीजिए। ओके ओके, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जितने लोगों ने कल की क्लास अटेंड की थी। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज चेन नोट्स, ठीक है। इनको चेन नोट्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हम एक पेपर को पास करते हैं, ठीक है, और उनसे बोलते हैं, स्टूडेंट से बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए इस पेपर पे। 2-3 चीज़ें हैं, उनको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि आपका इंडेक्स कार्ड हो गया, चेन नोट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका अदर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा आपका मोडेस्ट पॉइंट हो गया एंड जस्ट अ मिनट हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे आपके, ये सारे आपके जितने भी हैं ना, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, बट ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सबको एक बार फिर से पढ़कर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चेन नोट्स में हम क्या करते हैं, चेन नोट में जो टीचर होता है वो लेक्चर के बीच में एक पेपर पास करता है, एक पेपर सर्कुलेट करता है और उस पर बोलता है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आपने लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपका चेन नोट होता है, चेन नोट्स इसको हम बोलते हैं। स्टूडेंट टीम क्या होता है, आई थिंक तजमीद आपने नहीं क्लास किया था कल वाली। ओके, तो स्टूडेंट टीम में क्या होता है, इसमें हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग टीम में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि आपने, मतलब उनका एक वो होता है, एक पर्सन होता है जो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसको हम जज करते हैं, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं और उसी बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि जो बाकी स्टूडेंट हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनोवेशन में। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी एज पर द न्यू सिलेबस। वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। जल्दी से अपने फाइनल मार्क्स शेयर कर दीजिए। चंद्रनाथ विश्वास, मैम सब्जेक्ट कोड 09 एडमिशन के लिए फ़ी देने के लिए पेटीएम यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ मैम टेल मी। पेटीएम यूज़, या अगर आप अकाउंट, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको अकाउंट नंबर भेज दूंगी, वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक पेटीएम के थ्रू भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, कल की यूनिट जो आपकी है, मैंने आपको बोला था वेंसडे और थर्सडे हम क्या करेंगे। वेंसडे को हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स करते हैं एंड थर्सडे को हम उसके करते हैं, हायर एजुकेशन के करंट अफेयर्स करते हैं। तो कल और परसों की क्लास आपकी करंट अफेयर्स की होगी। नेक्स्ट वीक से हम यूनिट 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 10 के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे डीप में, जो कि आपके क्वेश्चंस नए सिलेबस पे बेस्ड होंगे
और जो कि आपके मतलब मेरे द्वारा बनाए होंगे, अभी तक वो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और आपके वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं आज सबके। चलिए ओके, एक चीज़ और है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद क्यों हम हायर एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले वाले जो आपका एग्जाम हुआ था जून का, उसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए थे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से आए थे और हायर एजुकेशन से आए थे। सबसे ज़्यादा इसी 2 सेक्शन पे फोकस किया गया था। तो इन दोनों को कवर करने के बाद उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह कवर करेंगे। और एक चीज़ और है, हायर एजुकेशन स्टार्ट करने का ये भी रीज़न है क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ओके यस, चौथी मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस रखूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। ओके, आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। ओके, तो ये आपकी न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ है और आज का टॉपिक है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अब हम क्वेश्चन करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने सोचा था हायर एजुकेशन स्टार्ट करने का, बट हायर एजुकेशन कंपैरेटिव टू रिसर्च एप्टीट्यूड इजी टॉपिक हो जाता है, इजी यूनिट हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करा देती हूँ, उसके बाद हम हायर एजुकेशन पे मूव करेंगे। ओके ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे रिसर्च के क्वेश्चंस करने के लिए। Okay, so the first question is, the main advantage of research paper is, देखिए रिसर्च के जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक, अगर आप रिसर्च बैकग्राउंड के नहीं हैं, इससे पहले कभी भी आपने रिसर्च टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है आपके लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा टफ हो जाए। रिसर्च जिन्होंने पढ़ रखी है उनको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 5 में से उनके 4 to 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब उन्होंने 5 to 5 कोशिश करनी चाहिए अगर उन्होंने रिसर्च पढ़ी हुई है। अगर नहीं हो पाता है 5 में से 5 सही, तो आपको 4 तो करने ही करने हैं। जिन्होंने रिसर्च अभी तक नहीं पढ़ी है उनके लिए रिसर्च थोड़ी टफ हो जाती है, स्पेशली जब हम वेरिएंसेस एंड जब हम टेस्ट की बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, तो उनको 3 क्वेश्चन को लेकर चलना चाहिए कि एटलीस्ट उनको 3 क्वेश्चन सही ही करने हैं। मैक्सिमम वो 4 अगर उनको आता होगा तो वो 4 भी कर पाएंगे। जो 5th क्वेश्चन होता है वो मोस्टली टिपिकल होता है रिसर्च का। ओके सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। इसमें बोला हुआ है कि मेन एडवांटेज क्या होता है रिसर्च पेपर का, तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर रैंडमाइजेशन जो है ये आपकी एक तरीके की टेक्निक है, ठीक है। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रैंडम सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो कोई भी कहीं पे भी हम रैंडमली किसी भी सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं या उसको चूज़ कर लेते हैं। रैंडमाइजेशन का मतलब यही है कि वो सारी टेक्निक जहाँ पर आपने रैंडम मेथड को यूज़ किया है वो आपका रैंडमाइजेशन होगा। तो ऐसे मेथड्स में इसका क्या डिसएडवांटेज होता है? सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज, या मोस्ट आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसको हम हाईलाइट करेंगे या जो मेन होगा डिसएडवांटेज, वो क्या है? ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज अनरिप्रेजेंटेटिव। ओके, वो जो सैंपल होगा वो हो सकता है कि अनरिप्रेजेंटेटिव हो उस पर्टिकुलर जो हमने जहाँ से लिया है, मतलब जो यूनिवर्स से जिससे हमने चूज़ किया है, जो हमारा सैंपल साइज़ है, वहाँ से जहाँ से हमने लिया है, जो पॉपुलेशन है उससे ये अनरिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ ना हो जो कि पॉपुलेशन में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while studying color preferences, the method of paired comparison was introduced by Cohen in। एक चीज़ और है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपके इजी हैं आज की क्लास के, बस इनका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है।
क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इजीली उसको पहले समझने की कोशिश करनी है कि क्या है, क्या वो एग्जैक्टली कह रहा है क्वेश्चन। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज 1894। 1894 में कोहेन ने इंट्रोड्यूस किया था मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन। ठीक है, बस आपको इतना ही पता होना है। वाइल स्टडिंग कलर प्रेफरेंसेस इस सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कोहेन ने कब मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले तो आपको ये पता हो कि मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो राइट आंसर होगा कोहेन। कोहेन ने कब इंट्रोड्यूस किया था, तो राइट आंसर होगा आपका 1894 AD। ओके, यस, लैंग्वेज ही टफ हो जाती है। तो आपको जब आप लैंग्वेज टफ देखा करें तो पहले तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए जहाँ पर भी लैंग्वेज टफ है, उसके बाद आप एक बार हिंदी में भी पढ़ लिया कीजिए क्वेश्चन। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। The researcher should keep a precaution while he is defining a problem. कौन से precautions एक researcher को follow करने चाहिए? Ethics of research पे मैंने वीडियो दी है सारिका, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल क्लासेस सिमरन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप चैनल पे जाइए। आई थिंक आप नए हो चैनल पे। सारी यूनिट्स हमने कवर की है, सिर्फ DI एंड मैथ्स आपकी नहीं अवेलेबल है, बाकी उसके अलावा सारी यूनिट्स के आपके थ्योरेटिकल क्लासेस अवेलेबल हैं एज पर द न्यू सिलेबस। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगेन आप स्टेटमेंट्स जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी ही चीज़ों का जो रिसर्चर है उसको प्रिकॉशन रखना पड़ता है जब भी वो प्रॉब्लम डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मीन। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब क्या होता है? ये सुधा आप पूछ सकते हैं क्लास के लास्ट में। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? अच्छे से ऑप्शंस पढ़िएगा। ओके, राइट आंसर है आपका सी। देखिए ए क्यों नहीं होगा, यहाँ पर लिखा तो सब कुछ सही है बट इन्होंने यहाँ पे लिख दिया एट लीस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें पता है कि हम सैंपल लेते क्यों हैं। किसी भी पॉपुलेशन से अगर आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेने का मतलब ही यही है कि वो सैंपल ऐसा होना चाहिए जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि पॉपुलेशन के अंदर है। ठीक है, तो अगर वो उसके अंदर एट लीस्ट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं, वो सही से रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है आ सैंपल सिमिलर टू द पॉपुलेशन इन ऑल रिस्पेक्ट। बी और सी में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आपके पास नोटबुक हो, या फिर अगर आप बाद में भी इस वीडियो को देखकर यहाँ पर नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि सी विल बी द राइट आंसर। अ सैंपल विच इज़ स्मॉलर इन साइज देन द पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है, देखिए इतना बड़ा होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को अपने रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सैंपल लेते हैं। और सैंपल का मतलब क्या हुआ? सैंपल का मतलब ये हुआ कि वो पॉपुलेशन ही है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, बट वो स्मॉलर है। ठीक है, वो सिर्फ स्मॉलर इन साइज़ है, इसी वजह से हम उसको एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके एक्सपेरिमेंट या रिसर्च बहुत बड़ी होती है तो आपका जो सैंपल होता है, सैंपल की साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो सी विल बी द राइट आंसर। सिमिलर और स्मॉलर, ये चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द लिमिटेशन ऑफ अ रिसर्च वर्कशॉप आर। और ये जो पॉइंट मैं जितने बता रही हूँ, जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए रिसर्च, मैंने भी रिसर्च पढ़ी है और जिन्होंने भी रिसर्च पढ़ी होगी उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है
ठीक है। बट जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिसर्च कभी नहीं पढ़ी है और आप पहली बार नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पढ़नी होती हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आप रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो हर एक क्वेश्चन मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर एक क्वेश्चन में जो भी बोला हुआ है, जो उसका आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो हमेशा नोट डाउन कीजिए, और लास्ट में आपको वही चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उतने ही होंगे, आपको एग्जाम में कहीं नहीं कोई नया क्वेश्चन नहीं बन के आने वाला है, टॉपिक सेम ही होंगे, वही सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे, बस उसका लैंग्वेज अलग होगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। लिमिटेशन ऑफ अ रिसर्च वर्कशॉप, रिसर्च वर्कशॉप जहाँ पर हमने रिसर्च किया है उससे रिलेटेड वर्कशॉप, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टाइम कम होगा, क्योंकि रिसर्च में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है। एम्फेसाइज जो होती है वो प्रैक्टिकलिटी पे एक्स्ट्रा एम्फेसाइज हमें देना पड़ता है, और स्पेसिफिक रिसर्च मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके राइट हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग phrases बेस्ट डिस्क्राइब एथनोसेंट्रिज्म। ये क्वेश्चन है आपका। आंसर सिर्फ नोट करने का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, एमसीक्यू आपने सॉल्व किया, ये आपने सॉल्व किया, अब इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आपने पहली बार सुनी है। आपने पहली बार हो सकता है एथनोसेंट्रिज्म सुना हो। एथनोसेंट्रिज्म का मीनिंग क्या होता है वो आपको नोट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए एथनोसेंट्रिज्म आपके उसमें आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो कम से कम आप उसको रिकॉल तो कर पाएंगे कि आपने पढ़ा हुआ था अपने नोट्स में या लिखा हुआ था अपने नोट्स में। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज जजिंग पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ योर ओन कल्चर। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए एथनो वर्ड, जो एथनो वर्ड है ये एथनिसिटी से बना हुआ है। मैंने आपको बेसिक क्लास दी थी, तब मैंने वहाँ पे बताया था आपको एथनो रिसर्च और इस तरीके की रिसर्चेस होती हैं, तो आपको वर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शंस ऐसे थे जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी, एक तो सी था और एक था डी, द स्टडी ऑफ अ कल्चर पास्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे कल्चरल पास्ट की बात की गई है, इन्होंने कल्चर की बात नहीं की है, इन्होंने कल्चरल पास्ट की बात की है। और डी में इन्होंने क्या बोला है कि किसी और कल्चर के लोगों का जो कल्चर है या जो स्टैंडर्ड है उसका कंपैरिजन करना या उनको जज करना अपने खुद के कल्चर के साथ। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर आपको एथनोसिटी भी मिल रही है, एथनिक भी मिल रही है, और उसके साथ साथ सेंट्रिज्म भी मिल रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो सेंटर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत सीधा सीधा मीनिंग है इसका कि जब हम कोई भी सैंपल का जो भी कंक्लूजन होता है उसको जनरलाइज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है अच्छे से कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहते हैं हम यहाँ पे करते क्या है, किसी भी सैंपल को अगर हम लेते हैं तो फाइनली लास्ट में हम उसका इंटरप्रिटेशन ही तो करते हैं। हम अपनी रिसर्च का जो पर्पस होता है हमारा वो ये होता है कि हम अपने सैंपल्स को कलेक्ट करें और उसको इंटरप्रेट करें कि क्या उससे रिजल्ट आ रहा है, और उस फेज को हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। देखिए सिर्फ इन क्वेश्चन में लैंग्वेज की बात है, बाकी आपको सब कुछ पता है, बस लैंग्वेज को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वे इज अ डैश स्टडी। सर्वे किस तरीके की स्टडी है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए, सर्वे कौन सी स्टडी है। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज फैक्ट फाइंडिंग। अब यहाँ पर आपको हो सकता है डिस्क्रिप्टिव भी लग रहा हो, एनालिटिकल भी लग रहा हो और सिस्टमैटिक भी लग रहा हो, बट अगर आप बेसिक चीज़ की बात करें कि सर्वे में हम करते क्या हैं,
तो सबसे पहले तो आप फैक्ट फाइंडिंग करते हैं ना, उसके बाद ही बाकी चीज़ें करते हैं। सर्वे का पर्पज़ क्या है? सर्वे का पर्पज़ ये है कि हमें कोई ऐसा फैक्ट होता है या कोई ऐसा पर्पज़ होता है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है, कुछ फैक्ट होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसीलिए आपको सर्वे स्टडी, मतलब सर्वे को हम फैक्ट फाइंडिंग स्टडी बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ने पैरामीटर के बारे में पूछा था, पैरामीटर इन्फ्रेंस के बारे में पूछा था। देखिए ये बहुत एडवांस टॉपिक है, आपके कोर्स में उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। मैं इस पर वीडियो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तब मैं आपको इस पर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। रिसर्च इन विच द रिसर्चर uses the qualitative paradigm for one phase and the quantitative paradigm for the another phase is known as? टेंथ भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च। बहुत ही सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला, बस ये जो वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो बड़े बड़े यूज़ कर लिए हैं। आपको पता है कि कोई भी रिसर्च ऐसी जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड दोनों ही यूज़ हुआ हो, उसको हम मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड यूज़ किए गए हों। पैराडिज्म का मतलब भी मेथड ही है, उसको हम उस पर्टिकुलर टाइप की रिसर्च को मिक्स मेथड रिसर्च बोलते हैं। ओके, चलिए जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए अपने, सॉरी स्कोर्स बता दीजिए अपने। ओके, जबीर राशिद के 9 मार्क्स हैं, मनीषा के 9 हैं, मीलू के 7 हैं, महेश के 8 हैं, निमिषा के 7 हैं। देखिए 8 to, अगर आपके 8 to 10 आ रहे तो आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। कल का भी टॉपिक सेम होगा। देखिए रिसर्च में अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, तो मैंने इसमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं दिया है, रिसर्च ही आपका होगा, ठीक है। जब तक हम सारे क्वेश्चंस, या फिर आप कह दीजिए कि सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम नहीं कर लेते हैं रिसर्च के, तब तक हम रिसर्च ही करेंगे। ओके, वेडनेसडे को आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स की क्लास होगी, और आपकी थर्सडे को हायर एजुकेशन की करंट अफेयर्स की क्लास होगी। टाइमिंग सेम ही है सिमरन, सेम टाइमिंग होती है 5:30, ठीक है, थर्सडे से, सॉरी संडे से थर्सडे। ओके, जिनके 7 हैं या 7 से कम है मार्क्स, उनको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है रिसर्च में, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप और ज़्यादा रिसर्च के टॉपिक्स पढ़िए, रिसर्च के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। रिसर्च को अच्छे से करना, या अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च में आप अच्छा स्कोर करें, तो उसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। आप अगर बेसिक्स नहीं क्लियर कर सकते हैं, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बेसिक्स, तो उसके लिए आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपने नोट्स बनाइए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ओके, थैंक यू सो मच। यस, संडे क्लास नहीं हुई थी, संडे क्लास होती है, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं संडे को क्लास नहीं ले पाई। ओके ओके, जिनके भी 7 या 7 से कम है वो थोड़ी और मेहनत करें। आपको स्कोर करना है 8 से लेकर 10 के बीच में। ओके, अगर आपने कभी भी रिसर्च को नहीं पढ़ा है इससे पहले, तो आपके 7 मार्क्स भी अच्छे हैं। ओके, आई होप कल का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। कल का टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, चलिए ठीक है, आई होप सबकी क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं। ओके, थैंक यू। देखिए जो नए आपके आए हैं लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है। उसके अलावा मूड एंड फिगर आया था। ये सारे टॉपिक ज़्यादा कवर हुए थे। प्रमाण वगैरह से 1-2 क्वेश्चन ही आए थे। ओके, चलिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो आज तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहले ही रेडी हैं क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास।
ओके, आई होप मेरी वॉइस आपको आ रही होगी क्लियर एंड लाउड. Okay, so the first question is, to study the relationship of family size with income, a researcher classifies his population into different income slabs and then takes a random sample from each slab. Which technique of sampling does he adopt? Okay, तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक आपको मेथड मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उन्होंने बताया कि एक रिसर्च है जिसमें एक रिसर्चर डिफरेंट फैमिली साइज लेता है और उनकी इनकम को क्लासिफाई करता है, उसके बाद उनको डिफरेंट स्लैब्स में डालता है, उन इनकम स्लैब्स में, और उसके बाद रैंडम सैंपल्स लेता है हर एक स्लैब के. इस टेक्निक को सैम्पलिंग की आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. वेलकम सोनी, आप चैनल पे क्लास के बाद चैनल पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ नेट एग्जाम, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ओके, दैट्स वेरी गुड. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा राइट आंसर. तो काफ़ी सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. हो सकता है, मुझे लगा था कि हो सकता है आप लोगों को क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड में कंफ्यूजन हो, बट दैट इज़ वेरी गुड कि आप लोग को ये समझ में आ गया है कि स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, पहले हम अलग अलग स्ट्रेटास में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं और उसके बाद हर एक स्ट्रेटा से डिफरेंट हम सैम्पल्स लेते हैं. ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्लस्टर्स में डिवाइड तो करते थे, बट उसके बाद ये नहीं ज़रूरी होता था कि हम हर एक क्लस्टर में से सैंपल्स लें. ठीक है, हम कुछ ही क्लस्टर्स में से सैंपल भी ले सकते थे. तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर में. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच स्लैब, मतलब कि हर एक स्ट्रेटा से, हर एक स्लैब से वो यहाँ पर सैंपल ले रहे हैं. ठीक है, जहाँ पर ईच लिखा होगा वहाँ पर आप स्ट्रेटिफाइड आपका फिक्स्ड हो जाएगा. तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर में कंफ्यूज मत होइएगा. Okay, let's move forward. Okay, आप एक बार रीलोड कर लीजिए, अगर वीडियो रुक रही है बार बार एक बार रीलोड कर लीजिए. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ टैबुलेशन इज. टैबुलेशन के क्या एडवांटेज होते हैं, ये मैंने आपको कराया है क्लास में. देखिए, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार प्लीज रीलोड कर लीजिए. यहाँ से सब कुछ सही है, आप एक बार रीलोड कर लीजिए. ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, पैटर्न्स एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है, टेबुलेशन का मतलब ये होता है कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करें, अलग अलग टेबल्स में डालते हैं हम. उससे क्या होता है, कंपैरिजन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, पैटर्न बनाना इजी हो जाता है और उनका इंटरप्रिटेशन करना भी इजी हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस जो आपके हैं ए बी सी, ये डी में इंक्लूडेड हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनदर नेम फॉर अ लिंकर्ट स्केल इज एन और ए. क्या होगा लिंकर्ट स्केल का दूसरा नाम? ओके, एक चीज़ और है, मैंने कल आपको स्ट्रेटजीज बताई थी कि किस तरीके से आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो आई होप आप उस पर वर्क कर रहे होंगे. अगेन आज के भी जो क्वेश्चंस हैं आपके, इनसे भी आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लेटर ऑन उनको रिवाइज कर पाएँ. और जिनको भी अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे डिजिटल स्टोर पे ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके मतलब परचेज करके 10 रुपीज़ में 100 क्वेश्चन परचेज करके वहाँ से आप क्वेश्चंस को और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज समेटेड रेटिंग स्केल. ये इसका अनदर नेम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. Next question is, second step in problem formulation is. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में सेकेंड स्टेप क्या होता है?
जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितने टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप आपके पास वो डाउनलोड हो जाएगी फाइल, आप जब चाहें तब उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप होगा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का क्या नेचर है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली वेरिएबल आर ऑफ, वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं ये आपको बताना है। ओके, फिफ्थ का आंसर कीजिए जल्दी से। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज 4 टाइप्स। 4 टाइप्स होते हैं वेरिएबल के। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ए आंसर दिया हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है आपको लगे कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं सिर्फ, तो ये आपके मेन वेरिएबल होते हैं, बट इनके अलावा आपके 2 और वेरिएबल होते हैं जो कि होते हैं इंटरवीन एंड कंट्रोल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन ये आपके 4 वेरिएबल्स हैं, 4 आप कह सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जनरली द हाइपोथेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, हाइपोथेसिस को हम किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं? अगर आपसे मेन या मेजर पूछा जाएगा तो 2 ही होंगे। जहां पर भी ये चारों मेंशन है तो आप चारों को लगाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में 4 नहीं है, सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर 2 होगा। ओके, क्लासिफाई कैसे किया जाता है ये बात की जा रही है। ठीक है, डिपेंडेंसी के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं एंड कंट्रोल के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। जनरली वेरिएबल आर ऑफ, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। हम या तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करें, या तो फिर हम उनके कंट्रोल के ऊपर क्लासिफाई करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही हूँ। अगर आपको आंसर में ऑप्शन में 4 टाइप्स दिए हुए हैं तो आप 4 राइट आंसर लगाएंगे। अगर 2 टाइप्स दिए होंगे तो आपको 2 टाइप्स को सिलेक्ट करना होगा। Okay, let's move forward. Okay, right answer is C, that is both A and B, दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पर अगेन क्लासिफिकेशन की बात की गई है कि हाइपोथेसिस को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो आइदर क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस एंड डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस, हम इस तरीके से भी इनको बोल सकते हैं, और इसके अलावा हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बेसिस पे भी हाइपोथेसिस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपके, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं। सो राइट आंसर विल बी सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, let's move forward. Next question is dash is used to describe cultural scenes or the cultural characteristics of a group of people. इस तरीके का सेम क्वेश्चन हमने कल किया था, तो आई होप ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी हो सकता है, वहां पे सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा हुआ था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको याद करना होगा कि आपने कितने बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। राइट, मैंने कल आपको बताया था एथिक्स के बारे, एथनिसिटी के बारे में, कि जो इथनो होता है, ठीक है, एथनो वर्ड अगर कहीं पे लगा हुआ है तो वो आपका कल्चर से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, तो एथनोग्राफी नाम की कोई भी रिसर्च होगी वो आपकी रिलेटेड होगी कल्चरल सीन से एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से। ठीक है, तो ये आपको तुरंत ही आपको आंसर्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ ETJO सर्वे? ETJO सर्वे क्या है ये मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, पहले आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। जो 2 दिसंबर में जो नेट एग्ज़ाम होगा, क्या ये चांसेस हैं कि वो मेरे एग्ज़ाम से क्लैश करे? हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत पहले जब इस तरीके का सिस्टम नहीं था, मतलब 2018 से पहले आपका संडे को एग्ज़ाम्स होते थे, बट अब ऐसा नहीं है, तो आपका क्लैश हो सकता है, बट आप कभी भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ओके ओके, सो राइट आंसर इज ए, that is the to access the feasibility of collecting job vacancy and turnover data by occupation। अब ETJO होता क्या है? ETJO का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर एंड जॉब ओपनिंग सर्वे, ठीक है। ये अक्सर आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो कराती हैं, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं वो कराती हैं इस तरीके के सर्वे। ETJO नाम से ही ये सर्वे फेमस है, इसलिए मैंने आपको इसका फुल फॉर्म नहीं बताया था, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत फेमस शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके फुल फॉर्म एग्जाम्स में नहीं दिए होते हैं, और शॉर्ट फॉर्म को ही आपको वहाँ पर मतलब उसको वहाँ पे उसको आपको देखना होता है कि वो क्या है, ठीक है, ETJO क्या है। अब मान लीजिए मैं आपकी जगह होती है और मुझे नहीं पता होता कि ETJO का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस को देखती, और 2-3 चीज़ें हैं जो हमें अपनी इंट्यूशन को जज करना चाहिए यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हो कि अक्सर क्या होता है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हम एक इंट्यूशन ये लगा सकते हैं, मैं हमेशा ये नहीं बोल रही हूँ कि ये टेक्निक हमेशा सही ही होगी, ठीक है, ये टेक्निक आपकी गलत भी हो सकती है, बट मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ जब आपको बिल्कुल ना पता हो और आपको गेस करना हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि सबसे लंबा आंसर किस चीज़ में है, ठीक है, सबसे लॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। तो इस केस में आप A एंड D को देख रहे हैं कि सबसे लॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे ये है। अब ETJO में J जो है, J अगर मैं कुछ भी ना समझूं तो भी J से मैं जॉब एक तरीके का सोच सकती हूँ कि जॉब हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं पूरा ऑप्शन पढ़ूंगी मुझे यहाँ पर कहीं पे भी J से कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर मेरे पास जॉब वैकेंसी है, J टर्म आ रहा है यहाँ पर, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ETJO आपका ऑप्शन A से रिलेटेड हो सकता है। ये मैं इस केस में बता रही हूँ जब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ETJO सर्वे क्या है, ठीक है। जैसे आपके केस में आप लोगों को हो सकता है ना पता हो कि ETJO क्या है फुल फॉर्म इसका, या हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को ना पता हो, तो उस केस में आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने बस ये आपको तरीका बताया है, ठीक है। ये जो टेक्निक है ये आपकी करेक्ट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का या गेस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म अनुसंधान इज इन हिंदी हैज बीन बोरोड फ्रॉम। अनुसंधान जो टर्म है आपका ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन जिनकी हिंदी अच्छी होगी उनको पता होगा, वो बता सकते हैं, मतलब वो यहाँ पर गेस कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, एक बार अनुसंधान का मीनिंग आपका पूछा हुआ था किसी प्रीवियस ईयर में, तो अनुसंधान से हो सकता है रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुसंधान, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, अगर आपने सॉल्व किया हो तो आपको पता होगा। पहले आराम से स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, उसके बाद आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला हुआ है सी, जो राइट आंसर है वो आपका सी है। यहाँ पे बोला है कि अनुसंधान वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो इन्होंने अनुसंधान की 2 मीनिंग दी है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका बोला है कि जो एडवांटेजेस एम्स थे जो कि आर्चरी जो ट्रेनिंग होती थी ओल्डन डेज में, उसमें यूज़ किया जाता था, मतलब तीरंदाजी जो प्रशिक्षण होता था वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता था। दूसरा जो है वो आपकी राइफल शूटिंग से रिलेटेड है। अगर हम ऑप्शन सी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ द अबव एनालॉजीज
एंड ट्रू इन टर्मिनोलॉजीज पर्सपेक्टिव, कि अगर सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, मतलब अनुसंधान वर्ड की अगर हम बात करें, तो ये दोनों ही एनालॉगी जो दी गई है ऊपर, वो दोनों ही करेक्ट है। अब इसका रीज़न क्या है, चाहे हम राइफल शूटिंग की बात करें, चाहे हम आर्चरी की बात करें, दोनों ही चीज़ों में हम किसी को एम मतलब सेट करते हैं, वहाँ पर एम एक होता है और आपको उसको टारगेट करना होता है, उसको मीट करना होता है, राइट। राइफल शूटिंग में भी आपके पास एक एम होता है और आर्चरी में भी आपके पास एक एम होता है और उसको आपको मीट करना होता है। तो उसी की तरह अनुसंधान जो टर्म है वो वहीं से लिया गया है, और दोनों ही एनालॉगी, अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्मिनोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, जो अनुसंधान टर्म है वो टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे बात करें, तो दोनों ही आपकी करेक्ट हैं। दैट इज राइट आंसर विल बी सी, बोथ ऑफ द अबव एनालॉगीज एंड ट्रू इन आर ट्रू होगा, यहाँ पे एंड नहीं होगा, इसको आर समझ लीजिए, आर ट्रू इन टर्मिनोलॉजीज पर्सपेक्टिव। ठीक है, राइट आंसर विल बी सी। आई होप समझ में आ गया है, समझ में आया या नहीं? सिमरन इज राइट, अनुसंधान का मतलब होता है फोकसिंग ऑन एम, दैट इज द सेम थिंग विच वी आर डूइंग इन आर्चरी एंड राइफल शूटिंग, वी फोकस ऑन एम देयर एंड वी टारगेट दैट एम। ओके, सो राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एड्रेसेस वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लोरेटरी में आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स जब हम ढूंढते हैं तो हम इस तरीके की रिसर्च करते हैं। वो आपकी वाई भी हो सकती है, हाउ भी हो सकती है, व्हाट भी हो सकती है, तीनों ही हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस। देखिए, अगर वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही प्लीज़ एक बार रीलोड कर लीजिए। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चंस थे आज के। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, महेश के 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, सारिका के 7 हैं, जैवी के 8 हैं, ज्योति के 9 हैं, शबीहा के 8 हैं। जिनके 8 एंड 9 मार्क्स हैं उनका बहुत अच्छा है, मतलब उनको 10 आउट ऑफ 10 हैं। पूजा के, वेरी गुड पूजा। मीनल के 9 हैं, सुमन के 8 हैं, सिमरन के 8 हैं, शालिनी के 9 हैं, मीलू के 8 हैं, निकिता के 9 हैं। देखिए, कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं रिसर्च वाले, इसमें आप 8 से, मतलब 8 के ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए, 8 से लेके 10 के बीच में होने चाहिए। ओके, 6 है ज्ञानेंद्र के, 7 है कविंदर के, सुमन के भी 9 हैं, लोकेश के 8 हैं। क्लास की टाइमिंग है आपकी 5:30, संडे से थर्सडे। ओके, एंड कल का टॉपिक आपका गजला के 8 है आउट ऑफ 10। कल का टॉपिक आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स है। मैंने आपको बोला था कि वेडनेसडे को हम करंट अफेयर्स करेंगे एंड थर्सडे को हम जो आपका हायर एजुकेशन है उसके करंट अफेयर्स करेंगे। तो आपके जो आने वाले 2 दिन हैं, आपके 2 डेज हैं, उसमें दोनों ही दिनों में हम करंट अफेयर्स करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, जनरली द हाइपोथेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं? तो हम दोनों ही तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए, हम इसको क्वेश्चंस फॉर्म में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस में एंड डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस में। चाहे आपका हाइपोथेसिस कोई क्वेश्चन के फॉर्म में हो और चाहे कोई स्टेटमेंट के फॉर्म में हो, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा उसको हम डिक्लेरेटिव बोलेंगे। उसके अलावा चाहे आपकी हाइपोथेसिस डायरेक्शनल हो चाहे नॉन डायरेक्शनल हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन हो सकता था कि चाहे आपकी नल हाइपोथेसिस हो चाहे अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो। तो ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस हैं। जब आप बेसिक क्लास में जाओगे, आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, हाइपोथेसिस पढ़ोगे, तब वहां पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस मिल जाएगा। ओके, वाई भी हो सकता है। देखिए,
डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है जहाँ पर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई चीज़ रिसर्च ऐसी कर रहे होते हैं जब उसको आपको पर्पस ढूंढना होता है, वहाँ पर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप